हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शकुंतला एकेडमी में, वेयर वी प्रिपेयर टू क्लियर ऑल द एग्ज़ाम। हमारी यहाँ एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर सौर मंडल में हमारी पृथ्वी अभी समाप्त किया है, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे। आप लोगों के उसके आंसर कमेंट बॉक्स में आए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट बनाते चलिए, ताकि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 2। आइए हम समझते हैं ग्लोब क्या होता है। ये जो ग्लोब है, ये पृथ्वी का सूक्ष्मतम रूप है। ये काल्पनिक है किंतु वास्तविक रूप है। आप ध्यान दीजिए, इस बातों को नोट करिए कि पृथ्वी का ये छोटा मॉडल है। पृथ्वी एक्चुअल में किस प्रकार की है, उसका एक ये छोटा मॉडल है ग्लोब। जो वास्तविक मॉडल है, काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है। और पृथ्वी के सूक्ष्मतम रूप को दिखाने की कोशिश इस मॉडल के द्वारा किया गया है। इस मॉडल में हम देखेंगे कि कौन कौन सी रेखाएं हैं। इन रेखाओं का अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा कि इस ग्लोब में कुछ क्षैतिज लाइनें, ऐसे ये दिख रहा होगा मोटा सा आपको, और कुछ लंबवत लाइनें, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, जिन्हें हम अक्षांश एवं देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, ये वाली रेखा, ये रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं, और जो देशांतर वाली रेखाएं हैं, वो अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। ये हमारा ग्लोब है। जो ऐसी रेखा खींची गई, ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगी, ऐसे पृथ्वी के दूसरे साइड से लेके। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, वो अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। इसलिए अक्षांश को हम वृत्त भी बोलते हैं, और इन देशांतर रेखाओं को हम अर्धवृत्त कहते हैं या रेखा कहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ग्लोब में हम एक इंजेक्टेबल के माध्यम से दर्शाने की कोशिश किए हैं कि ये कैसी झुकी हुई है और कैसी लगती है। और ये वाला एरिया अक्ष कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं कि पृथ्वी अपने अक्षों पे झुकी हुई है। और जहाँ पे ये बिंदु इसमें चुभा हुआ है, ये सुई इसमें चुभी हुई है ग्लोब में, तो ऊपर वाले पार्ट को हम उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले पार्ट को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ग्लोब में, ये देख रहे हैं आप, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है। इस उत्तरी पार्ट को हम उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी पार्ट को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों आधे आधे होते हैं, आधा उत्तरी भाग होता है और आधा दक्षिणी भाग होता है। इन्हीं के आधार पर हम बताते हैं कि किस देश की, किस समुद्र की, किस पर्वत की कहाँ पे स्थिति है, कौन कहाँ पे स्थित है। और एनसीईआरटी ने जो परिभाषा दी है, उसके हिसाब से पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, विषुवत वृत्त कहलाती है। पृथ्वी के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा शेष दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ग्लोब में बताया। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तियों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है,
और अक्षांशों को अंश में मापते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये पूर्ण वृत्त बनाते हैं। चूंकि पूर्ण वृत्त 360 डिग्री का बनता है, इसलिए इन्हें हम अंश में मापते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। अर्थात ये वाली लाइन जो विषुवत वृत्त मध्य में खींची गई काल्पनिक रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। और विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों तरफ के वृत्त की, ये वृत्त होगा, वृत्त की 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 अंश होगा। आइए समझते हैं कैसे ये 90 अंश। ये पृथ्वी का भाग है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई है ये सारी, ये वृत्त का निर्माण करती हैं, पूर्ण वृत्त का, जिन्हें हम अंश में मापते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। और ये हिस्सा, आप कोई बॉल लीजिए, बॉल का 1/4 करिए, जिस तरह हमारी पृथ्वी है, तो 90 डिग्री का हिस्सा निकल के आएगा। तो जो 90 डिग्री है ये वाला पॉइंट, और नीचे का 90 डिग्री, यह वृत्त का निर्माण नहीं करता। यह एक बिंदु है 90 डिग्री पॉइंट। तो 90 डिग्री पॉइंट उत्तर में जो स्थित है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण में स्थित है उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील का एक शहर है होरिजेंटो, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर में एवं बेली होरिजेंटो विश्व के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसका आशय यह है कि ये हमारा ग्लोब, ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त, ये 20 डिग्री नॉर्थ और ये 20 डिग्री साउथ। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें बता दें कि ये 20 डिग्री नॉर्थ में है और ये 20 डिग्री साउथ में है, लेकिन दोनों कहाँ पे हैं? इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए हमें देशांतर रेखाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम सही स्थान का माप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सही स्थिति क्या है बेली होरिजेंटो की और महाराष्ट्र के चांदपुर का। तो उसके लिए जरूरी है कि हम देशांतर रेखाओं को देखें, जिससे हम सही स्थिति बता पाएं। लेकिन उसको देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रेखाओं को देखते हैं। जो काल्पनिक रेखा मैंने भी आपको बताया, उन काल्पनिक रेखाओं में याद करने वाली जो रेखाएं हैं वो कौन सी प्रमुख रेखाएं हैं। ये हमारा 0 डिग्री विषुवत वृत्त, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में नॉर्थ में और 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ में हमें 2 काल्पनिक रेखाएं मिलती हैं जो वृत्त का निर्माण करती हैं। नॉर्थ वाली को हम कर्क रेखा और साउथ वाली को हम मकर रेखा बोलते हैं। और ऐसे ही 0 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री साउथ में हमें जो वृत्त मिलता है, उत्तर वाले को हम उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिण वाले को दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलते हैं। साथ ही एकदम ऊपर में हमें 90 डिग्री का पॉइंट मिलता है, 90 डिग्री बिंदु मिलती है, जिसे हम उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब एनसीईआरटी ने हमें बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे तापमान कैसा होता है, इन रेखाओं के मध्य में तापमान कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इन रेखाओं को देखते हैं जो हमें रेखाएं याद करनी है। विषुवत, कर्क, उत्तरी ध्रुव, मकर और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये 5 रेखाएं इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद करनी है।
और हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि इन रेखाओं के अंदर जो जलवायु पाया जाता है, जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, अलग अलग उसका महत्व है, अलग अलग के मौसम पाए जाते हैं, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसा मौसम पाया जाता है, कि टेम्परेचर कैसा पाया जाता है, और इसे हम बोलते हैं ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध यहाँ पे हमें एनसीईआरटी ने बताया है, तो चलिए उसे हम समझते हैं। ये वाला जो पॉइंट है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये उष्ण कटिबंध का एरिया कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर साल में एक बार सूर्य सिर के ठीक ऊपर दोपहर में चमकता है। तो यह क्षेत्र बहुत ही गर्म होता है, अधिक ऊष्मा वाला होता है, इसलिए इसे हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ऐसे ही कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुववृत्त तक 66.5 डिग्री तक का जो तापमान होता है, उस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मध्यम रहेगा। इस एरिया को हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव तक, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेके दक्षिणी ध्रुव तक का जो एरिया होता है, यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ पर बहुत ही अधिक ठंडी पड़ती है, बहुत ही अधिक मौसम ठंडा होता है। इसलिए इस एरिया को शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक और है, ये जो हमारा पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसके उत्तर में खींची गई समस्त काल्पनिक वृत्त, जिन्हें हम अंश में मापते हैं, इन जितने भी ये अंश की होती हैं, जैसे मान लीजिए ये 23.5 डिग्री की है, तो 23.5 डिग्री अंश के बाद हम उत्तर लिख देते हैं, और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में हम 23.5 डिग्री अंश के बाद दक्षिण या साउथ लिखते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं या दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 90 डिग्री उत्तर पे उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण पे दक्षिणी ध्रुव होता है। आइए अब हम देखते हैं देशांतर क्या है। मैंने अभी जब दक्षिण अमेरिका का शहर ब्राज़ील का, उसकी बात, और मुंबई के महाराष्ट्र के चंद्रपुर की बात कर रहे थे कि दोनों 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण में हैं, लेकिन उनकी सही अवस्थिति क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ये हमारा विषुववृत्त 0 डिग्री, ये हमारा 20 डिग्री नॉर्थ और ये 20 डिग्री साउथ। लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ है, इसकी सही स्थिति जानने के लिए हमें देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देशांतर रेखाएं क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं, ये अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। और चूंकि ध्रुवों पे सतह, हमारी पृथ्वी की सतह चपटी है, इसलिए इनकी दूरी कम से कम होती है। साथ ही पृथ्वी के मध्य भाग में, इस वाले पार्ट में, पृथ्वी की सतह मोटी होने के कारण इनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है, और ध्रुवों पे इनके मध्य की दूरी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, उदाहरण के माध्यम से एनसीईआरटी ने हमें समझाया है
कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं। उनकी सही स्थिति हम कैसे पता करेंगे? ये 20 डिग्री यहाँ कहीं मॉरिशस कहीं टोंगा, लेकिन वो एक्चुअल में कौन दाएं है कौन बाएं है, इसे जानने के लिए, इसे पता करने के लिए, इनकी स्थिति को समझने के लिए देशांतर रेखाओं का जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये ध्रुवों पे शून्य हो जाती हैं और यहीं पे सारी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। यहीं ध्रुवों पे ही ये सारी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, इसलिए इन्हें संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तो सभी लोगों ने निश्चय किया कि ये ग्रीनविच, ये ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला है, यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरेगी उसे 0 डिग्री मान लिया जाएगा और इसके पूरब वाले पार्ट को, जिस तरीके से जब पृथ्वी के मध्य में रेखा खींची गई ये वाली विषुवत वृत्त वाली, तो उत्तर पार्ट को उत्तरी गोलार्ध और साउथ वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। उसी प्रकार से ग्रीनविच से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा ग्रीनविच पे 0 मान ली गई और इसके पूरब में जितनी भी रेखाएं हैं ये सारी इसे पूर्वी गोलार्ध और इस वाले साइड की पश्चिमी गोलार्ध कहलाएं। और इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये मान लीजिए रेखा है तो हम यहाँ पे ईस्ट या पूर्व लिख देंगे, वैसे ही 0 डिग्री के पीछे वाली रेखा को हम पश्चिम या वेस्ट से इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और इसी के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ स्थित है, कौन सा महासागर कहाँ स्थित है, द्वीप समूह कहाँ स्थित है, द्वीप समूह कहाँ स्थित है, इसकी चर्चा हम इसके माध्यम से करते रहते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके मध्य में जो रेखाएं खींची गई हैं, पृथ्वी पे जो सारी रेखाएं खींची गई हैं, ये 180 पूरब में, 180 पश्चिम में, टोटल 360 रेखाएं खींची गई हैं। किंतु 180 जो पूरब का है वही 180 पश्चिम का है, अर्थात 180 वाली जो रेखा है वो दोनों में कॉमन रेखा होती है। तो टोटल जो रेखाएं हैं वो 359 हैं, किंतु 0 डिग्री से शुरुआत हो रहा है, 0 वाली रेखा भी मानी गई है। तो टोटल जो रेखा खींची गई है उनकी संख्या 360 के करीब में है। 360 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। और इसी के हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देशांतर के आधार पे ही समय का निर्धारण किया है। इसमें एनसीईआरटी ने जो परिभाषा बताई है कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि दोपहर के समय हमारी परछाई बड़ी छोटी हमें दिखाई पड़ती थी, जबकि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ये परछाई हमारी ज़्यादा हो जाती थी, लंबी हो जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में जब विकास इतनी तीव्र गति से हो रहा है तो हम इन समय का अंदाज़ा कैसे लगाएं, उसके लिए घड़ियां तो बन गई हैं, लेकिन ये जो घड़ियां बनी हैं ये ग्रहों पर ही, ग्रहों की चाल पर ही निर्भर हैं कि चंद्रमा और ग्रह की गति कैसी है, क्योंकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त तो प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच को 0 माना गया है, जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, तो जिस समय सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। और आपको पता है कि जो पृथ्वी की गति होती है
वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच से आगे चलेगा, तथा जो पश्चिम में है ये वाला स्थान जो पूर्व में है, मान लीजिए ग्रीनविच है, तो जो पूर्व में जितने भी देश हैं, समूह हैं, यहाँ पे जो भी टाइम रहेगा वो इससे ज़्यादा रहेगा और पश्चिम में कम रहेगा। समय पीछे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। समय के अंतर की इस गणना को हम जिस विधि से हल कर सकते हैं वो ये है कि ये 360 डिग्री का पूरा पृथ्वी है जिस पे वो घूमती है, 360 डिग्री के अंश पे घूमती है और 1 घंटे में वो 15 डिग्री का घूम जाती है। इसका मतलब ये होता है कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से पूर्व के साइड में 15 डिग्री पूर्व में 60 मिनट आगे होगा, मतलब वहाँ पे हम 1 बजेगा, ग्रीनविच के पूर्व में 1 बजेगा, जबकि ग्रीनविच के पश्चिम में 11 ही बजेगा, क्योंकि वो 1 घंटा पीछे रहेगा। ये तब होगा जब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हों। क्लियर है इतना? बहुत सही, वेरी गुड। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। ऐसी परिभाषा एनसीईआरटी ने बताई है स्थानीय समय के लिए। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि ये 0 डिग्री ग्रीनविच, इसके पूरब में कैसे यहाँ प्लस का निशान बना हुआ है, नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ का समय ग्रीनविच से आगे चलता है और पश्चिमी गोलार्ध में ग्रीनविच का समय पूर्वी गोलार्ध की तुलना में पीछे चलता है। ये भारत का मानक समय ये 82.5 डिग्री पूर्व से, क्योंकि ग्रीनविच से भारत 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ये 0 डिग्री मान लिया जाए ग्रीनविच वाली रेखा को, तो ऐसे ही जब 82.5 रेखा खींची जाती हैं तो यहाँ 82.5 डिग्री पे जो रेखा आई है देशांतर रेखा, वो भारत के नैनी से होकर गुजरी हुई है। उसे ही हम, भारत ने उसे अपना मानक टाइम घोषित किया हुआ है और उसी के माध्यम से हम भारत में स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं। तो ये सारी बातें थी ग्रीनविच की, भारत की, अक्षांश की और देशांतर की। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये मुझे उम्मीद है कि हम अक्षांश से, देशांतर से क्या मालूम कर सकते हैं, समय का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, सूर्य जहाँ चमकता है वहाँ का मौसम कैसा होता है, सूर्य जहाँ पे नहीं चमकता है वहाँ पे कैसा मौसम होता है, याम्योत्तर क्या है, शीत कटिबंध क्या है, देशांतर क्या है, पृथ्वी का आकार क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे उम्मीद है कि अब आप क्लियर हो गए होंगे। तो आज का ये चैप्टर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर यहीं समाप्त होता है। एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन दिया था वो मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है। मैंने आपको बताया कि ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर मैंने आपको बताया था। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री ऐसे ही साउथ में। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, आपको पता ही है कि सूर्य साल में एक बार हमारे सर पे जरूर चमकता है। और साथ ही एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, उसका कारण क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम ग्रीनविच के टाइम से, जो हमारे इंडिया का टाइम है, वो 5.5 घंटा आगे है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कल की क्लास में
हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें हम समझेंगे कि पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पे कितना है, किस वजह से दिन और रात होता है, किस वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। साथ ही आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी पे ऐसे जगह हैं जहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, कि या कह सकते हैं 6 महीने वहाँ हमेशा उजाला होता है, रात होती ही नहीं है, हमेशा दिन ही दिन होता है। और दूसरी जगह हमेशा रात होती है, लगातार 6 महीने की रात होती है। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।